गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो बेटा मैं आज पुनः, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा। आई होप नाउ मैंने 5 क्वेश्चन शायद पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। 2 लेक्चर्स हमने डाले थे। मैं आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा, तो मैंने वहाँ जो बेटा बात करी थी, मैंने कहा मैंने पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। मैं आज 6ठे क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि न्यूक्लियोसाइड हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं, ठीक है। एक तो ये बेटा कि मैं ऑप्शंस देखूं और सीधा आंसर दे दूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ताकि क्या हो, इससे रिलेटेड यदि कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछ ले जाए ना आपसे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या करें, इजीली कर पाएँ, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर ना देते हुए, क्योंकि मैं चाहूँगा तो आंसर तो ऐसे किक कर दूंगा, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन को लेता हूँ, ठीक है बेटा। क्या है देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने कैसे हैं, मुझे पूछा क्या जा रहा है बेटा? मुझे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड हैं। मुझे पूछा क्या जा रहा है? मुझे पूछा ये जा रहा है बेटा कि न्यूक्लियोसाइड हैं क्या, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले मैं सीधा सीधा न्यूक्लिक एसिड को लूँगा। किसको लूँगा? न्यूक्लिक अम्ल की बात करूंगा मैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगा। यदि मैं न्यूक्लिक अम्ल की मैं बात करूं तो मुझे ये पता है बेटा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर होते हैं। किसके? न्यूक्लियो टाइड्स के, ठीक है। तो यदि बेटा ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, मतलब क्या कि न्यूक्लियोटाइड्स के कई सिंगल यूनिट से ये मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। कौन? न्यूक्लिक एसिड। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक न्यूक्लिक अम्ल की सबसे जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। क्या होती है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। और ये मैं यदि न्यूक्लियोटाइड्स को देखूँ तो मैं ये जानता हूँ बेटा कि जो टाइड्स होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो एन बेस का मतलब क्या है सर? एन बेस का मतलब है नाइट्रोजनस क्षार से, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा? दूसरा है पेंटोज शुगर। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा फॉस्फेट। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को यदि देखूं तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि डीएनए है या फिर क्या है? आरएनए है। ये स्पेसिफाई नहीं की जा रही है कि डीएनए है या आरएनए है। इसका मतलब है कि सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है कि डीएनए आरएनए दोनों की बातें की जा रही है, सीधा सीधा न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है, ठीक है बेटा। तो मैं ये जानता बेटा हूँ कि एन बेस और पेंटोज शुगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब उसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, कम से कम एक फॉस्फेट जुड़ता है, तो वो किस रूप में बदलता है? वो बदलता है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में। ये बातें मैंने आपको क्लास में बता रखी है और मैं अभी भी पुनः बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा वो किससे बना होगा? नाइट्रोजनस क्षार से बना होगा और पेंटोज शुगर से बना होगा। और पेंटोज शुगर की खासियत क्या बेटा? पेंटोज शुगर जो होता है वो 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये यदि 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट हैं और ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में डिजोल्वेबल होते हैं, मतलब ये घुल सकते हैं। और मैं एक चीज़ बायोमोलिक्यूल्स मेरे वक्त में आपको पढ़ाया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में क्या हो सके? घुल सकें और टेस्ट में कैसे हों? स्वीट हों, मीठे हों। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे बेटा? वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कि वो क्या है? शर्करा है। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा वो नाइट्रोजनस क्षार और किससे मिलकर बना होगा? शर्करा से मिलकर बना होगा। यानी कि मैं यदि ऑप्शंस देखूँ, शर्करा मतलब शुगर की बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन आप देखें जरा सा, शुगर प्लस एक नाइट्रोजनस युक्त क्षार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? शुगर प्लस फॉस्फेट। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यदि मैं देखूं तो नाइट्रोजनस युक्त क्षार प्लस फॉस्फेट, ये भी नहीं हो सकता बेटा। और यदि मैं सी ऑप्शंस को देखूं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ शुगर, नाइट्रोजनस युक्त क्षार और फॉस्फेट। यदि बेटा एन बेस पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट आ जाता है तो फिर वो न्यूक्लियोसाइड नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा ये तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो बट पूछा क्या जा रहा है? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? शुगर प्लस एक नाइट्रोजनस युक्त क्षार, ठीक है ये।
अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। आप यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी 2011 में ही पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कम है, ये सेल डिवीजन से ज़्यादा है। क्योंकि देखिए बेटा, सेल के बाद मैंने 11th में आपको एक चैप्टर्स पढ़ाई थी सेल डिवीजन, ठीक है। और सेल डिवीजन में हमने कहा था बेटा कि सेल डिवीजन यदि मैं यूकैरियोटिक सेल में देखूँ ना, ठीक है, यानी कि सुकेंद्रकी कोशिकाओं में यदि मैं कोशिका विभाजन की बात करूँ तो वहाँ पे दो तरह की कोशिका विभाजन चल रहे होते हैं। यदि मान लो कि एक नॉर्मल सेल्स बनानी हो, एक काइक सेल्स बनानी हो काइक सेल से, तो वैसे जगहों पे क्या चलता है, समसूत्री विभाजन चलता है। पर यदि मैं जननी कोशिका को बनाने की बात करूं तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन चलेगा, यानी कि मियोसिस चलेगा। और मियोसिस में आप याद करो कि मियोसिस में जब मैंने प्रोफेज पढ़ाया था तो प्रोफेज को भी मैंने प्रोफेज 1 पढ़ाया था। तो प्रोफेज 1 में मैंने फिर 5 अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ाई थी। और हमने कहा था बेटा कि जो पैकेटीन स्टेज होती है उस स्टेज में क्या चलता है, क्रॉसिंग ओवर चलता है। सर क्या ये क्वेश्चंस ऐसे ही कर देने? देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा याद कर लो तुम कि क्रॉसिंग ओवर जो चल रही होती है ना, क्रॉसिंग ओवर जो बेटा चल रही होती है वो केवल और केवल कहाँ चल रही होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की काम जो चल रही होती है वो कहाँ चल रही होती है, पैकेटीन स्टेज में चल रही होती है। बात खत्म है, ठीक है। और ये कंसेप्ट कहाँ का, ये कंसेप्ट एक्चुअल में 11th का है, ठीक है बेटा। तो 11th में जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाता हूँ और वहाँ पे जब मैं बताता हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं, ठीक है। पहला मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीयक, और फिर अर्धसूत्री द्वितीयक में जब प्रोफेज 1 की बात करता हूँ मैं, पूर्वावस्था प्रथम की बात करता हूँ, तो उसमें 5 अलग अलग स्टेज की बात करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि पैकेटीन स्टेज में क्या होता है कि दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और इस गुणसूत्र का कुछ हिस्सा उस गुणसूत्र में मतलब अपने होमोलोगस के साथ, अपने समजात गुणसूत्रों के साथ क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और कुछ जीन का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। मैंने ऐसे हंसी मजाक में आपको कहा भी था कि इस कोठी का धन उस कोठी में और उस कोठी का धन उस कोठी में हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होगी वो कहाँ होगी बेटा, पैकेटीन स्टेज में होंगी। मैं अगली बात यदि करूँ, मैं आगे की बात मैं करता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2012 में एक फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, मैंने जो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया बेटा जस्ट अभी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया। मैं बार बार देख रहा हूँ, एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है बेटा कि क्या हो रहा है कि मैं ये देख पा रहा हूँ बेटा कि बार बार एक ही कंसेप्ट को रिपीट किए जा रहे हैं हर ईयर, ठीक है। क्या रिपीट किया जा रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, क्या बेटा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। मैंने अभी तुरंत लिखा है इधर कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, ऐसे देखना और ऐसे किक करना है आंसर को। कैसे सर, ऐसे देखो। ये क्वेश्चन कब का है बेटा, 2012 का है। तो पहला ऑप्शन तू देख जरा बुद्धियों, देख पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का है। दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड का। तीसरा एमिनो अम्ल का। बेटा एमिनो अम्ल के जो पॉलीमर बनेंगे वो तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, ठीक है। जरा बुद्धियों आगे देख, आगे कह रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन का भी नहीं होगा, न्यूक्लियोसाइड भी नहीं होगा, पूछ क्या रहा है, न्यूक्लिक अम्ल पूछ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो ऐसे किक करो, ठीक है। इसी कंसेप्ट से सारे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रतिकोडोन यानी एंटीकोडोन पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रतिकोडोन पाई जाती है। आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने जब एक क्वेश्चंस बताया था टीआरएनए वाला, ठीक है, तो टीआरएनए पर, ठीक है, जो बेस वाला जो लूप था, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइजेशन लूप कह रहे थे, जो लूप एमआरएनए के साथ अटैच होता था, तो उस लूप को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिकोडोन। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि प्रतिकोडोन पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है यार ना, वो किस पे पाई जाएगी, टीआरएनए पे पाई जाएगी। क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत है? नहीं बेटा, ये वन लीनियर क्वेश्चन है, देखो और पुट करो, देखो और पुट करो। सर पर याद भी तो रहना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा, आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे की मैं बात करूं, अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो अगला मैं 10 नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन सर कब का था, प्रतिकोडोन वाला? ये क्वेश्चन बेटा आपके 2013 के थे, ठीक है। और आगे यदि मैं बात करूं तो मैं 10th नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। तो ये क्वेश्चन कब का पूछा बेटा, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2015 के, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये बेटा कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक में मैं ये बता रहा हूँ। देखो बेटा मुझे भी पता है कि जो मैं कूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस कोडोन्स की बात कर रहा हूँ वो कहाँ है, एमआरएनए पे है। और आपको भी पता है
कि इस mRNA को बनाने के लिए मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, तो वो कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 तरह के सर। कौन कौन सर? एक तो यू टाइप की मैं कह लूँ, एक तो सी टाइप की कह लूँ, मैं एक ए टाइप की कह लूँ, और मैं एक क्या कह लूँ? जी टाइप की कह लूँ। तो मेरे पास जो एन बेस वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो कितने? 4 तरह के एन बेस वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और मुझे ये पता है बेटा, मुझे ये पता है कि एक कूट जो बनता है वो कितने का बनता है? 3 का, ठीक है, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, 4 पे पावर क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा, तो आंसर निकल कर क्या आएगा? 64। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 64। फिर देखो बेटा, फिर आगे एक क्वेश्चंस 2016 में पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल यानी कि या तो डीएनए की बात हो रही होगी या तो आरएनए की बात हो रही होगी, ठीक है, के नाइट्रोजनस क्षारक के मध्य कौन सा बंध रहता है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं बेटा, काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, ये रहा डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। मान लो इधर एडेनिन है और इधर इसके सामने वाले पूरक पे मान लो बेटा ये 5 प्राइम और ये क्या है? 3 प्राइम, ठीक है। और ये बेटा 5 प्राइम और इधर ये क्या हो गया? 3 प्राइम। तो मान लो इधर एडेनिन है तो इधर क्या होगा? थायमिन। तो आप सोच कर देखो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड था वो एडेनिन टाइप का था और ये क्या था? थायमिन टाइप का था। तो इन दोनों के बीच में आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे, यानी कि मैं कह दूं कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस क्षारक के बीच में क्या बनता था? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। आप देख लो ना, पहला कर रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? एस्टर बॉन्ड, इसकी भी बात नहीं होगी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? ए और बी दोनों, नहीं ये भी नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो यानी कि आंसर क्या जाएगा? आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा, ठीक है। सीधे तौर पे समझ में आते, ज़्यादा इसको आपको क्रिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बिहार बोर्ड क्या करती रहती हैं? पूछती रहती हैं, ठीक है। और कभी कभी थोड़े से अंदर जाकर भी पूछ लेती हैं, ठीक है। पढ़ो अपनों कि आपने थोड़ा सा भी यदि पढ़ा है, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के ज़्यादा क्वेश्चंस टफेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं टोटल हमारे जो 11 क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा मैं पुनः अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।